जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय साम्यावस्था को। साम्यावस्था में बच्चों हम सीख रहे थे केपी तथा केसी की गणना। मैं आपको बता दूं, आप अगर जेडबलई मेंस की तैयारी कर रहे हैं बेटा या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस टॉपिक से प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से बेटा इस टॉपिक को करें। इसके पहले का जो लेक्चर था वो भी और ये वाला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं केपी तथा केसी की गणना की। तो पहली विधि हमने पढ़ लिए थे मोल विधि। मोल से कैसे हम केपी और केसी निकालते हैं ये हमने सीख लिया था बेटा। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे कि कैसे हम वियोजन की मात्रा से केपी और केसी की गणना करेंगे। यानी कि हम सीखना चाह रहे हैं बेटा वियोजन की मात्रा विधि। अब इसे वियोजन की मात्रा भी कहते हैं हम, या बच्चों इसे हम वियोजन की कोटि भी कहते हैं। तो चलिए पहले तो हम समझते हैं कि ये वियोजन की कोटि होती क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए वियोजन की कोटि, या बच्चों इसे ही कहते हैं वियोजन की मात्रा। बात एक ही होगी, है ना। तो वियोजन की कोटि या वियोजन की मात्रा को बच्चों हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले तो वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन मतलब टूटना। जब कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, तो उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं? वियोजन। जैसे मान के चलिए कि कोई यौगिक है ए बी, जो बेटा उत्क्रमणीय अभिक्रिया के द्वारा दो अलग अलग तत्वों में ए और बी में टूट रहा है, तो इसे ही हम बोलेंगे वियोजन। ठीक है। तो वियोजन जब होता है तो यहां पर जो वियोजन की कोटि यानी अल्फा है उसका बहुत महत्व है बेटा। अल्फा क्या बताता है? अल्फा बताता है कि एक मोल में से कितना वियोजित हुआ। अगर मैंने एक मोल यौगिक लिया उसमें से कितना वियोजित हुआ, याद रखें बच्चों। तो अल्फा की परिभाषा क्या होगी कि किसी यौगिक के एक मोल में से, किसी यौगिक के कितने बेटा? एक मोल में से, एक मोल में से वियोजित मोलों की संख्या, वियोजित मोलों की संख्या क्या कहलाती बच्चों? वियोजन की कोटि कहलाती है। ठीक है। एक मोल में से वियोजित मोलों की संख्या वियोजन की कोटि कहलाती है। ठीक है बच्चों। कभी भी आप वियोजन की कोटि अगर लिखना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं तो ध्यान रखें बेटा एक मोल में से ही बताई जाती है। ये हमेशा किस में से बताई जाती? एक मोल में से। ठीक है। तो अगर मैं इसका सूत्र लिखना चाहूं वियोजन की कोटि का तो क्या लिखेंगे बेटा? अच्छा, वियोजन की कोटि और वियोजन की मात्रा बात एक ही होती है बेटा। तो वियोजन की कोटि के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो इसे हम लिखेंगे क्या? अल्फा। और अल्फा बराबर होगा बेटा वियोजित मोलों की संख्या, वियोजित मोलों की संख्या की संख्या। ठीक है। बटे बटे कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। ठीक है। तो ये होती है वियोजन की कोटि। ये बेटा बहुत काम पड़ेगा। अब ये पूरा चैप्टर हमारा वियोजन की कोटि से ही आगे चलेगा। तो अब अल्फा के बारे में एक दो बातें और बता रहा हूं बेटा मैं। पहली बात इसके बारे में ये आती है कि अगर मान लीजिए कोई यौगिक वियोजित हो रहा है, यदि कोई यौगिक 100% मतलब बेटा संपूर्ण वियोजन हो रहा हो तो, संपूर्ण वियोजन हो रहा हो तो क्या होगा? अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? तो संपूर्ण वियोजन होने पर, 100% वियोजन होने पर अल्फा का मान अगर हम निकालना चाहें बेटा तो देखिए कैसे? वियोजित मूलों की संख्या बटे कुल मूलों की संख्या। मतलब जितने हैं सारे के सारे वियोजित हो रहे हैं। 100% का मतलब क्या है? जितने हैं पूरे टूट गए। तो अगर बेटा 100% वियोजन हो रहा है तो अल्फा क्या होगा? वियोजित मूलों की संख्या बटे कुल मूलों की संख्या। और सारे के सारे वियोजित हो रहे हैं मतलब कि जितने वियोजित मूल है वही कुल मूल है, या जितने कुल मूल है वही वियोजित मूल है। तो इसका अनुपात कितना जाएगा? 1। तो इस तरह से बच्चों अल्फा का मान जो कि 1 होता है वो किसके लिए होता है? अगर 100% यानी कि संपूर्ण वियोजन हो रहा हो तो। और ये इसका जो मान है 1, ये बेटा इसका अधिकतम मान होता है। मतलब इससे ज्यादा अल्फा कभी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर प्रतिशत में लिखें, यदि बेटा अल्फा 1 है इसका मतलब प्रतिशत में कितना होगा? 100%।
अगर अल्फा की वैल्यू मान के चलो 0.5 है, इसका मतलब अल्फा कितना होगा 50%। यदि बेटा अल्फा की वैल्यू 0.1 है, मतलब कि प्रतिशत में कितना होगा 10%। तो जब भी हमें अगर प्रतिशत में बताना है तो हम गुणित 100 करके लिखते हैं, और बेटा वैसे तो हम सामान्यतः 0 के रूप में ही इसे बताते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं अल्फा का मान 1 से ज्यादा कभी नहीं होगा। अगर 100% वियोजित हो रहा है तो 1 होगा, या तो बेटा अल्फा का मान शून्य भी कभी नहीं होगा। क्यों? अगर शून्य है इसका मतलब कि वियोजित मूलों की संख्या शून्य, मतलब वियोजन हो ही नहीं रहा, और जब वियोजन हो गई नहीं तो वहां तो अल्फा की कोई जरूरत होगी ही नहीं। तो अल्फा का मान जो होता है शून्य से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर होता है। ठीक है, या हम सीधे बोल सकते हैं बच्चों कि अल्फा का मान शून्य से 1 के बीच होता है। ठीक है, शून्य से 1 के बीच अधिकतम 1 हो सकता है। तो इस तरह से ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो कभी भी अल्फा जो बताया जाता है वियोजन की जो कोटि होती है 1 मोल में से निकाली जाती है। मान के चलो बेटा किसी यौगिक के 2 मोल है, तो 1 मोल के लिए अल्फा, तो 2 मोल के लिए 2 अल्फा, 3 मोल के लिए 3 अल्फा, 4 मोल के लिए 4 अल्फा, 100 मोल के लिए 100 अल्फा, ए मोल के लिए ए अल्फा, सी मोल के लिए सी अल्फा। कैसे, चलिए देखते हैं। अब इस विधि से हम केपी तथा केसी की गणना करना सीख रहे हैं। हेडिंग डाल लो बेटा, केपी तथा केसी की गणना। बड़ा कोई कठिन काम नहीं करेंगे बच्चों, जैसा हमने इसके पहले वाली क्लास में काम करे थे लगभग वही काम हमें करना होगा फिर से एक बार। जैसे मान के चलो पहला केस हम ले रहे हैं, पहला केस जो हम ले रहे हैं डेल्टा एनजी बराबर 0 हो, मतलब बेटा गैसीय मोलों की संख्या में परिवर्तन, किसी अभिक्रिया के दौरान गैसीय मोलों की संख्या में परिवर्तन कितना है 0, यानी कि गैस के मोल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा हो तो डेल्टा एनजी 0 होगा। जैसे हम उदाहरण के लिए लिखें 2HI से क्या बन रहा है बेटा, इससे बन रहा है H2 गैस प्लस I2 गैस, तो ये हो गया ऐसी अभिक्रिया हो गई जिसके लिए डेल्टा एनजी कितना है 0। थोड़ा सा दूर लिखते बेटा इधर अपन, ये हो गई गैस। ठीक है, तो ये एक वियोजन की अभिक्रिया। सबसे पहले ये चेक करना बेटा वियोजन है या नहीं। अगर वियोजन हो रहा तो ही अपन ये सब मेथड लगा पाएंगे। अगर इसी समीकरण को मैं ऐसे लिख दूं ना, H2 गैस प्लस I2 गैस से बना दूं मैं क्या बच्चों 2HI गैस, तो फिर इसमें इस विधि का उपयोग कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सर यहाँ वियोजन नहीं हो रहा, ये तो संगुणन हो रहा है, H और I मिलके HI बना रहे हैं। यहाँ क्या HI टूट रहा है H2 और I2 में, टूटना ही वियोजन कहलाता है। तो अगर वियोजन हो रहा होगा बच्चों तो ही आप इस विधि का उपयोग कर पाएंगे, और नहीं अगर वियोजन नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, फिर आप मूल विधि से ही सवाल को आगे करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस विधि में क्या होगा। सबसे पहले हम कुछ कुछ चीजें लिखेंगे जैसा कि हमने पहले मूल विधि में भी करे थे बेटा। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रारंभिक मूल। अब मान लेते हैं बच्चों इसके प्रारंभिक मूल हमारे पास कुछ है, ए मूल है। उत्पादों के प्रारंभिक मूल तो बेटा कितने होते हैं 0 0। ठीक है ना, प्रारंभिक मूल उत्पादों के कितने हो जाएंगे 0 0। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा ज्यादा ही टेढ़ा हो गया इसलिए इसको यहां कर देते हैं अपन। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, शुरुआत में इसके ए मोल माने हमने, इसके 0, इसके भी बेटा 0। अब साम्यावस्था में मूल, जब अभिक्रिया कहां पहुंच गई साम्यावस्था में, तब कितने मोल होंगे हर एक के, वो भी हम लिखेंगे साम्यावस्था में मोल। तो बेटा साम्यावस्था में मोल लिखते समय क्या करेंगे, ए में से कुछ घटा, कितना घटा सर, तो हम बोलते हैं कि 1 में से कितना टूटा, कितना वियोजित होता है अल्फा, 1 में से कितना टूटता है अल्फा, 1 मोल में से हमेशा अल्फा, 2 से 2 अल्फा, 3 से 3 अल्फा, तो ए में से बेटा कितना टूटेगा ए अल्फा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर ये स्टेप में आपने गलती कर दी है तो आगे तो बेटा सवाल सही हो ही नहीं सकता। अच्छा 2 से बनता है 1, ध्यान दे रस समीकरण में थी 2 से कितना बन रहा है बेटा 1, तो ए अल्फा से कितना बनेगा 2 से 1 मतलब आधा, ए अल्फा से कितना बनेगा उसका भी आधा, मतलब कि ए अल्फा बाई 2, और ये भी कितना बनेगा बेटा ए अल्फा बाई 2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या लिखें, इसकी मोल से तो काम चलेगा नहीं, हमें तो बच्चों लिखना पड़ेगा सांद्रता। तो सांद्रता कैसे लिखते हैं हम, मोलों की संख्या बटे आयतन,
मूलों की संख्या ए कॉमन ले लो बेटा, 1 माइनस अल्फा बटे आयतन, मूलों की संख्या बटे आयतन। यहां पर भी क्या हो जाएगा, मूलों की संख्या बटे आयतन और बेटा मूलों की संख्या बटे आयतन। इतना काम हम कर देंगे, ठीक है। अब चलिए सांद्रता निकाल लेने के बाद अगली चीज जो हमें निकालना है वो क्या निकालेंगे बेटा, हम इनका मूल प्रभाज। अब मूल प्रभाज कैसे निकालते हैं बच्चों, जिसका मूल प्रभाज निकाल रहे हैं उसका मूल बटे कुल मूल। जैसे पहले तो हम कुल मूल निकाल के रख लेते हैं। यहां पर देखिए कुल मूल साम्यावस्था में कितने होंगे, n टोटल, जोड़ो a माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई टू प्लस ए अल्फा बाई टू। तो ए अल्फा बाई टू, ए अल्फा बाई टू को जोड़ेंगे बेटा तो ए अल्फा बनेगा और ए अल्फा से ए अल्फा कटेगा, बचा कितना a। तो इस तरह से बेटा टोटल मूल कितने होंगे a। तो अब यहां से क्या होगा, सांद्रता ये आ गई, मूल प्रभाज चाहिए मुझे, ये हो गया कितना, इसके मूल कितने बेटा a 1 माइनस अल्फा बटे कुल मूल कितने हैं a। तो बच्चों अगर a में से a गया तो इसके मूल प्रभाज क्या आ रहा है, 1 माइनस अल्फा। फिर से देखिए मूल प्रभाज के लिए क्या, जिसका मूल प्रभाज निकाल रहा है उसके मूल बटे कुल मूल। तो इसके मूल कितने हैं, a माइनस ए अल्फा, a कॉमन ले लिया हमने 1 माइनस अल्फा, a से a कट गया तो बेटा कितना आया 1 माइनस अल्फा। अब यहां पर भी इसके मूल कितने बच्चों, इसके मूल है a अल्फा बाई टू बटे कुल मूल कितने हैं a, तो a से a गया और यहां पर मूल प्रभाज कितना आ गया अल्फा बाई टू। ऐसे ही बच्चों a अल्फा बाई टू और साथ में कुल मूल a, तो a से a फिर से कट गया और अल्फा बाई टू। ये हो गए यहां पर अपने साम्यावस्था में मूल प्रभाज, सॉरी बेटा मूल प्रभाज के बाद अब क्या निकालें अपन, आंशिक दाब, ठीक है ना। अब अपन आंशिक दाब और निकाल लेते हैं बेटा। आंशिक दाब कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, आपको क्या करना है बेटा, जिसका मूल प्रभाज इंटू कुल दाब। आंशिक दाब का सूत्र पढ़े अपन ने, आंशिक दाब बराबर मूल प्रभाज गुणित कुल दाब। तो मूल प्रभाज कितना है 1 माइनस अल्फा, कुल दाब मान लेते हैं पीटी। मूल प्रभाज कितना है, मूल प्रभाज है बच्चों अल्फा बाई टू इंटू पीटी और ये भी हो जाएगा अल्फा बाई टू इंटू पीटी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतनी काम को अपन को कर लेना है। अब केपी केसी की गणना तो बेटा हमने सीख रखे, चलिए करते हैं काम आगे। पहले तो मैं केसी का समीकरण लिख के देखूं कैसे लिखेंगे, उत्पाद के सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। और बेटा सामने इसके 2 लिखा है तो ये जाएगा कहां, घात में। तो केसी बराबर क्या होगा बच्चों, H2 की सांद्रता, देखिए H2 की सांद्रता ये है बेटा ए अल्फा बाई टू वी, ए अल्फा बटे टू वी इंटू इसकी भी इतनी है ए अल्फा बटे टू वी, और जबकि बेटा इसकी कितनी आ रही है ए 1 माइनस अल्फा बटे वी, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, इसका लगाना पड़ेगा हमको स्क्वायर क्योंकि यहां घात 2 है। तो केसी बराबर क्या होगा बच्चों, देखिए ध्यान से, ये ए अल्फा इंटू ए अल्फा कर देंगे तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 वी का स्क्वायर गुणित, अब इसको गुणा में ले जा रहे हैं बेटा तो ये उल्टा हो जाएगा, वी जो नीचे है ऊपर जाएगा और पूरे का वर्ग है तो वी का वर्ग बटे ए का वर्ग 1 माइनस अल्फा का वर्ग, ठीक है ना। हमने वर्ग भी कर दिया साथ में, बी के वर्ग से बी का वर्ग गया, ए के वर्ग से ए का वर्ग गया। तो बच्चों केसी बराबर मुझे क्या प्राप्त हुआ, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों हमारे पास क्या, केसी का मान। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि केसी कैसे हम निकाल सकते हैं। चलिए केसी इस तरीके से निकाले, अब क्या केपी निकाल ले। तो केपी निकालने के लिए बेटा फिर से हम केपी का सूत्र निकालते हैं, यहां पर साइड में करते हैं अपन, चलिए ताकि एक ही फ्रेम में आपको सब कुछ एक साथ दिखाई दे। तो केपी कैसे निकालेंगे बेटा, सूत्र क्या बनेगा, उत्पाद गैसों का दाब मतलब हाइड्रोजन का दाब गुणित आयोडीन का दाब बटे एच आई का दाब, और सामने इसके 2 है तो ये चला जाएगा घात में। तो बेटा H2 का दाब, H2 का दाब कितना है बेटा, देखो 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 H2 का दाब ये है बेटा अल्फा बटे 2 इंटू पीटी, और इसका भी इतना ही है अल्फा बटे 2 इंटू पीटी, और बटे HI का दाब कितना है बेटा
1 माइनस अल्फा इंटू पीटी का होल स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर कर दिया बेटा, स्क्वायर से 2 पीटी ये कट गए। यहां क्या आ गया बेटा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों कितना। अच्छा इसमें देखिए ये 4 सामने जो लिखा था ये मैंने लिखना भूल गया था, तो बेटा यहां भी आ गया, ये आ गया क्या केपी। तो फिर से देखिए हमने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध किया बच्चों हमने इस बार, कि यदि यदि क्या हो बेटा, यदि डेल्टा एनजी 0 हो तो केसी और केपी का मान बराबर होता है। हमने फिर से दोबारा सिद्ध करके दिखा दिया। क्या दिखाया बेटा हमने, कि यहां पर फाइनली हमें मिला केपी बराबर केसी। कब, जब डेल्टा एनजी 0 होता है। तो ये बात हमने पहले मोल विधि से भी करे थे और यहां पर भी इसी बात को हमने कर दिए। चलिए बच्चों अब इसकी दूसरी स्थिति देखते हैं, यानी कि केस 2। इसका जो दूसरा केस है वो है डेल्टा एनजी धनात्मक हो, मतलब 0 से बड़ा बोलो आप या बच्चों धनात्मक बोलो, बात एक ही होगी। तो धनात्मक हो तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। एक अभिक्रिया ले लेते हैं हम, PCl5 गैस, PCl5 गैस है ना, ये ले लिए बेटा मैंने PCl5 गैस। इससे क्या बना रहे हैं हम, इससे बन रहा है बेटा PCl3 गैस और साथ में Cl2 गैस। ये हमारे पास एक अभिक्रिया, इसका डेल्टा एनजी चाहो तो आप निकाल के देख लो। तो बच्चों डेल्टा एनजी कितना होगा, देखिए उत्पाद गैसों के मोलों की संख्या, उत्पाद गैस के मोलों की संख्या 2 है, माइनस अभिकारक गैस के मोल, तो 2 माइनस 1 करेंगे बेटा तो कितना आएगा 1। तो धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो बिल्कुल यहां पर ये उदाहरण फिट बैठता है। अब इसके लिए वही सारी चीजें, पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, प्रारंभिक मूल, प्रारंभिक मूल। देखिए भले इसमें थोड़ा सा मेहनत का काम है बेटा, लोग थोड़ा बोर महसूस करते हैं, अरे वही वही चीज कौन लिखे, लेकिन आप लिखो, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो क्या होगा आपसे, सारी चीजें बढ़िया से बन जाएंगी और जब एग्जाम में कोई सवाल आएगा तो आप चुटकियों में कर दोगे। तो प्रारंभिक मूल हमने इसके मान लिए a, इसके 0, इसके भी 0। फिर बेटा अगला लेते हैं हम साम्यावस्था में मूल, साम्यावस्था में मूल। तो देखिए साम्यावस्था में मूल अगर हमें चाहिए है तो हम क्या करेंगे बेटा, इस A में से कुछ मूल वियोजित हो गए, वियोजन हो रहा है कि नहीं, एक जनी 2 में टूट रहा मतलब वियोजन हो रहा है बेटा। तो वियोजन की मात्रा अल्फा होती है, एक मूल में से कितना टूटता है अल्फा, 2 में से 2 अल्फा, 3 में से 3 अल्फा, तो बेटा A में से A अल्फा टूटेगा, मतलब कि ये बचेगा कितना A, और इसमें से जो टूट गया वो हटा दो, A माइनस A अल्फा बचा। अब देख बेटा एक मोल जब ये टूटेगा तो एक मोल बनेगा, A अल्फा टूटा तो कितना बनेगा, A अल्फा बनेगा, और ये भी बेटा A अल्फा बनेगा। ठीक है, इतना काम हमने करना है। कुल मूल भी हम लिख के रख ही लेते हैं, आगे चल के लगेगा ही, तो इसीलिए अपन कुल मूल बेटा आप जोड़ लो इनको, A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा, A अल्फा से A अल्फा गया, A कॉमन 1 प्लस अल्फा, ये आ गए कुल मूल। ठीक है, अब बेटा इसका क्या ले लें हम, अब बच्चों हम इसके लेंगे सांद्रता। साम्यावस्था में सांद्रता कितनी है, मूलों की संख्या बटे आयतन। तो बेटा क्या होगी, मूलों की संख्या, मैंने A कॉमन ले लिया, बटे आयतन, यहां पर भी मूलों की संख्या बटे आयतन, और बच्चों मूलों की संख्या बटे आयतन। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। सांद्रता के बाद बेटा अगला क्या लिखेंगे हम, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं बेटा, जिसका मूल प्रभाज निकाल रहा है उसके मूल कितने हैं बच्चों, जिसका मूल प्रभाज निकाल रहा है उसके मूल बटे कुल मूल। तो यहां पर क्या हुआ, ये A से A गया, ऐसे ही जिसका मूल प्रभाज निकाल रहा है उसके मूल बटे कुल मूल, और यहां भी बेटा ये आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, अल्फा बटे 1 प्लस अल्फा, क्या होगा A से A कट जाएगा, है ना। अब मोल प्रभाज निकालने से हमारा कोई फायदा नहीं है जब तक हम इसका आंशिक दाब ना निकालें, क्योंकि हमें केपी केसी के लिए तो आंशिक दाब की आवश्यकता होगी, आंशिक दाब। देखते हैं बेटा इसमें आंशिक दाब कैसे, मूल प्रभाज गुणित
कुल दाब। यहां पर भी बेटा क्या होगा, मोल प्रभाज गुणित कुल दाब, और ये भी हो जाएगा बच्चों मोल प्रभाज गुणित कुल दाब। तो इतनी सारी चीजें लिख लेने के बाद अब हम बड़े आराम से केपी केसी निकाल सकते हैं। तो चलिए बेटा पहले अपन निकालते हैं क्या, केसी। तो केसी का समीकरण लिखिए, उत्पाद गैसों के सांद्रता मतलब PCl3 की सांद्रता गुणित Cl2 की सांद्रता बटे क्या आएगा बेटा, PCl5 की सांद्रता। ये आ गई। तो Kc बराबर क्या होगा बच्चों, PCl3 की सांद्रता ये है A अल्फा बटे V गुणित A अल्फा बटे V बटे PCl5 की सांद्रता देखिए बेटा, A कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा बटे V। तो यहां से बच्चों हम क्या कह सकते हैं, देखिए ए अल्फा का गुणा करोगे आप A स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बटे V, और V का गुणा करे V स्क्वायर गुणित ये उल्टा हो जाएगा V बटे A इंटू 1 माइनस अल्फा। ए से एक ए गया बेटा, केसी बराबर क्या हो गया, देखिए यहां पर क्या क्या बचा, एक ए बचा, अल्फा स्क्वायर बचा, अच्छा एक V से V गया, तो A अल्फा स्क्वायर बटे V 1 माइनस अल्फा। हाँ एक बात और, क्या ये सूत्र जो आ रहे हैं बेटा इन्हें याद करोगे आप, बिल्कुल नहीं बच्चों, क्योंकि अभिक्रिया का समीकरण बदलेगा तो सूत्र भी बदल के आएगा, है ना, तो इसलिए याद करने का कोई फायदा नहीं है। ये आ गया केसी। क्या अब बच्चों हम केपी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूं ताकि वैल्यू हम यहीं कहीं देख के रख सके। तो बेटा केपी निकालते हैं। केपी कैसे निकालेंगे, उत्पाद गैसों का दाब गुणित अभिकारक गैसों का दाब, सॉरी उत्पाद गैसों का दाब बटे अभिकारक गैस का दाब, ये कर लिए। तो देखिए बेटा यहां पर PCl3 गैस का दाब कितना आ रहा है, अल्फा बटे एक धन अल्फा इंटू पीटी, और फिर से बेटा अल्फा बटे एक धन अल्फा इंटू पीटी बटे में ये आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बटे 1 प्लस अल्फा इंटू पीटी। तो बेटा क्या होगा, यहां पर पीटी से पीटी तो एक गया और ये गुणा में उल्टा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा उल्टा करने पर, हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा केपी बराबर ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर बटे 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी, और गुणा में ये उल्टा हो गया जाएगा 1 प्लस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा। तो बच्चों देखिए एक 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा गया, केपी बराबर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बटे एक धन अल्फा एक ऋण अल्फा एक ऋण अल्फा स्क्वायर। कैसे बेटा, ए धन भी ए ऋण भी बराबर ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा, और साथ में गुणा में क्या रहेगा पीटी। ये आ गया बच्चों क्या, केपी। तो हमने देखिए केसी केपी निकालना बहुत अच्छे से सीख लिया है, इसके लिए भी हम बड़े आराम से निकाल देंगे। अच्छा सवाल एक और पूछा जा सकता है कि भैया अगर केसी ऐसा है तो बताइए केसी और वी में ये संबंध होगा, मतलब केसी और वी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, तथा केपी और पीटी में मतलब दाब में बेटा केपी और दाब में कौन सा संबंध होगा, समानुपाती। तो बताइए क्या ये सही है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये सब गलत है, मोह माया है बेटा, क्योंकि केपी और केसी को तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे कि भाई ना तो वो आयतन पे निर्भर करेगा ना तो वो दाब पे निर्भर करेगा, वो तो बेटा केवल और केवल निर्भर किस पर करेगा, ताप पर। ठीक है बच्चों, चलिए एक और अभिक्रिया का उदाहरण लेके सेम बात को समझते हैं अपन, ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मान के चलो बेटा एक मेरे पास है N2O4 गैस, ठीक है, और ये वियोजित हो रही है अपने दो अणुओं में, किसके, NO2 के दो अणु बन रहे हैं। NO2 धन NO2 लिखने से अच्छा यहां मान लो मैंने 2NO2 लिख दिया जो कि एक गैस है। अब इसके लिए हम लिखना चाह रहे हैं क्या, केपी और केसी। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, फिर से लिखते हैं बच्चों क्या, प्रारंभिक मूल, फिर क्या लिखेंगे बेटा हम, साम्यावस्था में मूल, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, सांद्रता। अब थोड़ा सा काम मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा बेटा आपको, क्योंकि अब बात समझ में आ चुकी होगी। फिर हम लिखेंगे मूल प्रभाज, और मूल प्रभाज को लिखने के बाद हम लिखेंगे क्या बच्चों, आंशिक दाब।
एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे हम, और कोशिश करें आप लोग बिना देखे अगर ये लिख सकें तो बहुत अच्छी बात। इसके प्रारंभिक मूल मान लो बेटा ए है, इसके 0 होंगे। ए में से कितना गया, ए अल्फा। यहां कितना बनेगा, तो देख बेटा 1 से बनता है 2, ए अल्फा से गया तो कितना बनेगा 2a अल्फा। भाई 1 से 2, 2 से 4, मतलब 2 गुना ए अल्फा से 2a अल्फा। अब सांद्रता कैसे निकालेंगे, मोल ए कॉमन ले लें हम, मोल बटे आयतन, मोल बटे आयतन। यहां पर क्या होगा बच्चों, मोल बटे आयतन। मूल प्रभाज कैसे निकालेंगे, जिसका मूल प्रभाज निकालना है उसके मूल बटे कुल मूल। यहां पर बेटा कुल मूल में निकालूंगा, जोड़ दूंगा a माइनस ए अल्फा प्लस 2a अल्फा, कितना हो जाएगा a प्लस ए अल्फा कॉमन ले लेंगे तो a इंटू 1 प्लस अल्फा। तो जिसका मूल प्रभाज निकाल रहे हैं उसके मूल बटे कुल मूल, जिसका मूल प्रभाज निकाल रहे हैं उसके मूल बटे कुल मूल। ये हो गया बेटा a से a यहां भी कैंसिल, a से a यहां भी कैंसिल। यहां पर आया कितना 1 माइनस अल्फा बटे 1 प्लस अल्फा इंटू कुल दाब, और यहां पर क्या आया बेटा 2 अल्फा बटे 1 प्लस अल्फा इंटू कुल दाब। इस तरह से हमारा ये काम हो गया। अब केपी केसी तो बेटा बाएं हाथ का खेल है, आप लोग भी साथ में ट्राई करते चले। पहले मैं लिख रहा हूं क्या, केसी क्या बनेगा, उत्पाद गैस की सांद्रता, मतलब बेटा NO2 की सांद्रता, और घात में क्या 2 लगा दूं मैं, बटे किसकी सांद्रता, N2O4 की सांद्रता। तो यहां से बेटा क्या आएगा, केसी बराबर इसकी सांद्रता कितनी है 2a अल्फा बटे v पूरे का वर्ग बटे क्या हो जाएगा बच्चों a 1 माइनस अल्फा बटे v। ठीक है, अभी क्या होगा, इसको हम हल कर लेंगे, ये उल्टा होकर ऊपर जाएगा, 2 का वर्ग 4, a का वर्ग अल्फा का वर्ग बटे v का वर्ग गुणित v a इंटू 1 माइनस अल्फा। a से एक a गया बेटा, एक v से v गया, केसी क्या आ गया मेरे बच्चों 4a अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा इंटू वी। ये आ गया अपने पास, है ना। इस तरीके से केसी निकाल लोगे आप। अब केपी निकालना रहा तो केपी भी निकाल लेंगे बेटा, कोई बड़ा काम नहीं है। क्या बनेगा, जो उत्पाद गैस है उसका दाब बटे अभिकारक गैस का दाब। तो उत्पाद गैस का दाब क्या है बच्चों 2 अल्फा बटे 1 प्लस अल्फा पीटी पूरे का वर्ग कर देंगे अपन बटे अभिकारक गैस क्या है 1 माइनस अल्फा बटे 1 प्लस अल्फा पीटी, पीटी से पीटी कैंसिल, तो क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर बटे 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर, गुणा में ले जाएंगे ये उल्टा हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा। अब बच्चों एक 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा गया तो ये बचेगा 4। अच्छा यहां पर क्या हुआ, एक पीटी कैंसिल हुआ तो एक बचेगा, है ना। अच्छा 4 अल्फा स्क्वायर बटे 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी, ये आ जाएगा बेटा इसके लिए क्या केपी। तो इस तरीके से अब आप किसी भी समीकरण के लिए केपी केसी निकाल सकते हो। अब इसमें तीसरा केस, केस नंबर 3 बेटा क्या डेल्टा एनजी ऋणात्मक हो। अगर बच्चों डेल्टा एनजी नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक रहा तो कैसे केपी केसी इस विधि से निकालेंगे, ये आप समझना चाह रहे हो। तो उदाहरण के लिए बेटा हम देखें डेल्टा एनजी गैस, सॉरी डेल्टा N2 गैस 3H2 गैस से क्या बन रहा है 2NH3 गैस। ये एक अभिक्रिया भी ले लिया मैंने, लेकिन बच्चों ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या है उत्पाद के मोल कम है अभिकारक के मोल ज्यादा है, और उत्पाद के मोल कम है मतलब ये वियोजन तो हो ही नहीं रहा, फिर तो बेटा ये संगुणन हो रहा है, और अगर उत्पाद के मोल कम है तो वियोजन नहीं हो रहा, और इस विधि से उसका काम हम कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वियोजन की मात्रा तभी परिभाषित होती है, तभी उपयोग में लाई जा सकती है जब वियोजन हो रहा हो। तो ध्यान रखें बेटा, यहां पर बस आप लिख लें, क्या लिखेंगे बच्चों कि इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग इन अभिक्रियाओं के लिए नहीं होता है, इन अभिक्रियाओं के लिए नहीं होता है। ठीक है बेटा, फिर आपको इसको मूल विधि से ही करना होगा जो हमने
पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो चलिए, इतनी सारी बातें करने के बाद इसके कुछ क्वेश्चन की सर इससे किस तरह के प्रश्न हमें परीक्षा में आएंगे वो भी हम देखते हैं बेटा। तो इसके प्रश्नों के प्रकार के लिए ये एक प्रश्न है बेटा, जैसे ये एक अभिक्रिया हो रही है, प्रश्न आपके सामने है। क्या है प्रश्न? N2O4 गैस है जो 2NO2 गैस बना रहा है। यदि N2O4 की 1.5 ATM ताप पर तथा 25 डिग्री सेल्सियस दाब पर वियोजन की कोटि, मतलब बच्चों हमें क्या दे रखा है, वियोजन की कोटि मतलब अल्फा कितना है 0.25 हो, तो केपी तथा वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। अभी तो देख बेटा, वियोजन की मात्रा तो दे ही दिया है हमें, है ना। वियोजन की कोटि या वियोजन की मात्रा तो एक ही चीज होती है। यदि साम्यावस्था में कुल दाब 10 ATM हो, ठीक है, ये बेटा हमें दिया हुआ है प्रश्न है। एक बार मैं प्रश्न चेक कर ले रहा हूं क्योंकि वियोजन की कोटि दिया है और मात्रा पूछ रहा है, ऐसा प्रश्न तो बेटा होना नहीं चाहिए, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यदि 1.5 ATM पर इतना इतना है तो केपी, अच्छा बेटा, हाँ सही है प्रश्न। तो देखिए क्या है, यदि N2O4 की जो वियोजन की कोटि है वो हमें कब दी है बच्चों, इतने दाब पर दी है, इतने दाब, है ना, उल्टा हो गया बेटा यहां प्रश्न लिखने में, इतने दाब पर तथा 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर दी है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर दी है ना, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इतनी है। तो हमें जो दूसरी बार में करना है वो क्या करना है बच्चों कि वियोजन की कोटि इतनी है तो केपी निकालो। अब बेटा केपी तो हम निकाले, अब केपी जो रहेगा वो हर एक ताप पे कैसा रहेगा बेटा, सेम। तो आप केपी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद वियोजन की मात्रा ज्ञात करो जब दाब इतना हो जाए, यानी कि दाब इतने से बढ़ा के इतना करने पर अल्फा में कुछ फर्क आएगा, वो हमें निकालना है बेटा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं अभिक्रिया को तो लिखता हूं बच्चों, N2O4 जो कि एक गैस है बना रही है क्या, 2NO2 गैस, ये तो अभी अभी हमने देखा था, सेम समीकरण है ना। फिर इसके बाद बोल रहा है कि N2O4 की 1.5 ATM दाब पर क्या हो रहा है बेटा, वियोजन की कोटि इतनी इतनी है। तो हमने मान लिया यहां पर प्रारंभिक दाब कितना मान लिया बेटा, मान लो P मान लिया हमने, तो यहां प्रारंभिक दाब कितना होगा 0। फिर साम्यावस्था में दाब, देखो दाब और मोल को हम एक ही तरह से ट्रीट कर सकते हैं, मतलब जैसे हम मोल वाली कैलकुलेशन करते हैं सेम दाब में भी वही हम कर सकते हैं। तो साम्यावस्था में दाब तो क्या है बेटा, P में से कुछ गया, कितना गया सर, 1 में से कितना जाता है अल्फा, 2 में से 2 अल्फा, A में से A अल्फा, तो P में से कितना जाएगा बेटा P अल्फा, और 1 से 2 बन रहा है तो P अल्फा से कितना बनेगा 2P अल्फा। आती है बच्चों बात समझ में। अब यहां पर पहले दाब कितना दिया बेटा हम देख लें, कुल दाब दिया है हमें इस समय साम्यावस्था में 1.5 ATM, ठीक है, यदि N2O4 की वियोजन की कोटि इतनी इतनी है इस दाब पर, ठीक है बेटा। तो चलिए लिखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करें, यहां पर कुल दाब हमें दिया और कुल दाब यहां से निकाल लें, तो कुल दाब निकालो बेटा, कैसे निकालो, जोड़ दो किसको, P माइनस P अल्फा और प्लस 2P अल्फा, तो ये आ जाएगा बेटा P प्लस P अल्फा, और P कॉमन ले लिया हमने तो 1 प्लस अल्फा, और P टोटल दिया भी मुझे 1.5 ATM। अब बेटा अल्फा का मान रखे हम 1 प्लस अल्फा कितना है हमारे पास 0.25, तो बच्चों ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा P टोटल, है ना, प्रारंभिक दाब, हाँ, तो 1.5 बराबर ये हो जाएगा P और 1.25, तो यहां से बेटा P मतलब प्रारंभिक दाब जो है वो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा बेटा, प्रारंभिक दाब निकल के आएगा 1.5 बटे 1.25। अगर इसको हम हल करेंगे गणित को तो ये हो जाएगा 150 बटे 125, तो बेटा ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 छिक्का 150, 5 एकम 5 बच गया 1.2 ATM।
ये तो क्या है बच्चों, अभी ये वाला दाब है ना, देखिए ये आया 1.2 ATM। तो ये कितना आएगा बेटा, P को कॉमन ले लो 1 माइनस अल्फा, P कितना आया हमारे पास 1.2 और 1 माइनस अल्फा कितना था बेटा 0.25, तो 1.2 गुणित 0.75 मतलब कितना हो जाएगा बेटा 75 दूनी 150, बच गए 15, 75 एकम 75 और 15 90 होगा, और 2 और 1 3, 0.9 आएगा बेटा, है ना। तो ये आ गया 0.9। फिर इसके बाद ये आ गया बेटा, अब इसके बाद क्या है, इसको भी निकालना है, 2 इंटू पी कितना है बेटा हमारे पास 1.2 इंटू अल्फा, अल्फा कितना दे रखा है हमें 0.25, गुणा कर लेंगे तो 1.2 गुणित 0.5 मतलब बेटा 0.6 आ जाएगा। अब केपी तुझे निकालना है, केपी का समीकरण बना बेटा, मान रख आंसर आएगा। देख कैसे हम लिखे, केपी बराबर क्या होगा, उत्पाद गैस का दाब, सामने 2 है तो घात 2 बटे अभिकारक गैस का दाब मतलब N2O4 का दाब। ठीक है, अब यहां पर मान रखे हम साम्यावस्था में, देखो साम्यावस्था में जब अभिक्रिया आई तो NO2 का दाब कितना हो गया बेटा, जब साम्यावस्था आई तो NO2 का दाब कितना हुआ बेटा, कितना हुआ 0.6, तो 0.6 का वर्ग मतलब 2 बार गुणा बटे N2O4 का दाब कितना है बच्चों 0.9, पॉइंट से पॉइंट ये वाला गया, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया बेटा 0.4। ये आ गया देखिए केपी का मान। ठीक है, एक बार हमने केपी निकाल लिए, अब बाकी का काम बहुत आसान है। अब बोल रहा है बेटा कि वापस से आप क्या करो, अल्फा निकालो, कब, जब कुल दाब हो रहा हो 10 ATM। निकाल लेंगे सर, क्या करें, फिर से एक बार अभिक्रिया को लिखें, N2O4 गैस क्या बना रही है यहां पर 2NO2 गैस। ठीक है, इसका हमने प्रारंभिक दाब माने P0, P माइनस P अल्फा 2P अल्फा, तो बेटा कुल दाब, यहां पर कुल दाब दिया है अपने को 10 ATM। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देख तुमने दाब बदले, ये बताओ केपी जो है वो उतना ही रहेगा या बदल जाएगा। तो बेटा हमने जहां तक पढ़े हैं केपी को ब्रह्मा जी का वरदान, दाब के बदलने से केपी में कोई फर्क, यानी केपी में इतना ले सकता हूं, दोबारा भी जब भी जितने बार लगे मैं केपी इतना ले सकता हूं। तो चलिए केपी का सूत्र बनाते हैं बेटा, क्या बनेगा पी टोटल मतलब बेटा, चलिए पहले इसको हल कर लें फिर केपी से हम निकाल लेंगे, है ना। तो टोटल मतलब P माइनस पी अल्फा और प्लस 2P अल्फा, इस बार कितना है 10 ATM। तो बेटा P माइनस प्लस का प्लस हो जाएगा, P अल्फा बराबर 10, तो यहां से बेटा P 1 प्लस अल्फा बराबर 10, लेकिन अल्फा तो है ही नहीं बेटा, इस बार हमारे पास अल्फा नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे हम, इसीलिए बेटा P बराबर हम कितना रख सकते हैं, P बराबर 10 बटे 1 धन अल्फा, अगर कहीं लगेगा तो मैं ये रख सकता हूं बेटा। चलिए अब फिर से केपी का समीकरण बनाते हैं इस अभिक्रिया के लिए। चलिए यहां देखिए बेटा केपी बराबर क्या बनेगा, NO2 गैस का दाब की घात 2 बटे N2O4 गैस का दाब। तो बच्चों केपी बराबर NO2 गैस का दाब कितना है बेटा 2P अल्फा, 2P अल्फा का वर्ग बटे यहां क्या है P कॉमन ले लो 1 माइनस अल्फा, ये आ गया। अभी बेटा क्या होगा, केपी बराबर 2 का वर्ग 4, P का वर्ग अल्फा का वर्ग बटे P 1 माइनस अल्फा। अब बच्चों एक P से एक P गया, केपी की जगह क्या रख सकता हूं मैं 0.4 जो हमने पहले लाए थे बच्चों, और ये हो गया क्या 4P अल्फा बटे अल्फा का वर्ग बटे 1 माइनस अल्फा। अब देखिए P की जगह अगर मैं चाहूं तो ये रख सकता हूं क्या 10 बटे 1 धन अल्फा। थोड़ा सा बेटा लेंथी कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो 10 बटे 1 धन अल्फा, P की जगह हम क्या रख रहे हैं 10 बटे 1 धन अल्फा, अल्फा स्क्वायर बटे 1 ऋण अल्फा। ठीक है, तो ये बेटा क्या होगा, देखो इधर 4 से ये कैंसिल होगा 0.1 और 10 को बेटा हम बटे में ले आए, तो ये हो गया 0.1 बटे 10 बराबर, यहां क्या बचेगा अल्फा का वर्ग बस बचेगा बटे
एक धन अल्फा और एक ऋण अल्फा बटे में रहेंगे, एक धन अल्फा गुणित एक ऋण अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, ए धन भी ए ऋण भी, ये हो जाएगा। अब बेटा इसमें अपन क्या कर लेंगे, अपन इसमें अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तिर्यक गुणा जब करेंगे तो 0.1 माइनस 0.1 अल्फा वर्ग बराबर 10 अल्फा का वर्ग, तो 0.1 बराबर ये वहां जाके जुड़ जाएगा 10.1 अल्फा का वर्ग। तो बेटा अल्फा वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, 10.1 बटे 0.1, दशमलव से दशमलव गया बेटा, अल्फा का वर्ग बराबर करनी 101, करनी 101 आ रहा है ना। बाकी काम क्या हमने सब सही किया है, बिल्कुल सही किया है बेटा। ये आ रहा है कितना, करनी मतलब अगर वर्ग हटाएंगे तो आएगा, फिलहाल ये आ रहा है 101। आना तो नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि अल्फा तो कैसा आना चाहिए, 0 से कम आना चाहिए, मतलब एक से कम आना चाहिए, 0 कुछ आना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं हमने कैलकुलेशन क्या किया। देखिए यहां तक का काम तो हमने जो केपी निकाला ये तो हो गया। अब फिर से समीकरण को लिया, इसका प्रारंभिक दाब पी 0, फिर बेटा पी माइनस पी अल्फा 2p अल्फा, और पी टोटल दिया है 10, तो पी टोटल क्योंकि 10 दिया है यहां से मैंने इतना काम कर लिया। यहां पर कोई मिस्टेक है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब हम यहां पर देखेंगे बेटा, यहां पर क्या कर रहे हैं हम, यहां पर वर्ग करें इसका, तो 2 का वर्ग आया 4, पी का वर्ग अल्फा का वर्ग, पी बटे 1 माइनस अल्फा, फिर बच्चों इसकी जगह 0.4 रखे, 2p अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। चलिए यहां के बाद की कैलकुलेशन एक बार फिर से कर लेते हैं ट्राई अपन, क्योंकि बेटा अल्फा ये तो पक्का है कि 0 समथिंग आना चाहिए, है ना। इसके आगे की कैलकुलेशन एक बार फिर से करते हैं अपन। देखिए 4 पी अल्फा ये हो गया 1 माइनस अल्फा, और पी की जगह बेटा मैंने रखा गुणित 10 बटे 1 धन अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या, 4 एकम 4, ये हो जाएगा बेटा 0.1, तो 0.1 बराबर 10 अल्फा स्क्वायर बटे, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, यहां तक कोई मिस्टेक है क्या, बिल्कुल नहीं। अब हम देखते हैं बेटा, तिर्यक गुणा करते हैं, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा स्क्वायर बराबर 10 अल्फा स्क्वायर, 0.1 बराबर ये धन में जाएगा तो 10.1 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बराबर 0.1 बटे, हाँ बेटा यहां गड़बड़ हो गया था, है ना, बटे में ये आएगा 10.1, दशमलव से दशमलव गया 1 बटे 101, तो मतलब बेटा मैं लिख दूंगा अल्फा बराबर अंडर रूट 1 बटे 101, और लगभग बेटा अंडर रूट 101 का मान 10 होता है लगभग, तो ये हो जाएगा 0.1। इस तरीके से हम अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन 2 बार करना पड़ेगा, लेकिन कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है। अगला सवाल यह है कि यदि NOBR का 33.33% वियोजन हो रहा है, मतलब बेटा अल्फा कितना रख दूं मैं, 33.33% है, तो इसमें क्या कर दो, 100 का भाग दे दो आप, तो आपको मिलेगा कितना, 1/3, है ना। अल्फा कितना रख सकते हैं, 1/3 या 0.33 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अभी वियोजन होता हो तो साम्यावस्था में कुल दाब अगर इतना है तो बेटा केपी निकालो। चलो देखते हैं, निकाल लेंगे बच्चों, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सबसे पहले जो अभिक्रिया दी है वो लेते हैं अपन, 2NOBR से क्या बन रहा है बच्चों, 2NO धन Br2। अब इसमें सब गैसेज हैं बेटा, सारी गैसें हैं, तो केपी का समीकरण हम कैसे बनाएंगे, पहले तो लेंगे इसका प्रारंभिक दाब P 0 P माइनस P अल्फा, तो देख बेटा 2 से 2 बनता है तो P अल्फा से कितना बनेगा, P अल्फा, 2 से 1 बनता है तो P अल्फा से कितना बनेगा, P अल्फा बाई 2। तो कुल दाब यहां पर निकालो, कुल दाब कैसे, इन सबको जोड़ो बेटा, P माइनस P अल्फा प्लस P अल्फा प्लस P अल्फा बाई 2। तो बच्चों P अल्फा से P अल्फा गया, P कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये है कुल दाब, और ये कुल दाब आपको कितना दिया है, 0.88 ATM, ठीक है बच्चों।
चलिए, तो ये हो गया 0.88 बराबर P 1 माइनस अल्फा बाई 2। अल्फा कितना रखा मैंने, 1/3 रखा बेटा, 3 दूनी 6 हो गया ये। तो अभी ये क्या होगा, 0.88 गुणित 6/5 आ जाएगा ये बेटा, 5/6 गुणा में इधर आ गया, 5 से कैंसिल कर लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बच गया कितना बेटा 2, है ना, 5 दूनी 10 हो गया, बच गया था 1। तो 12 से अब गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 24, 12 अट्ठे 96, बच गए 9, 12 अट्ठे 96 और 9 बेटा कितना होगा 105 और 3 अंक के पहले दशमलव। ये आ गया हमारे पास क्या, दाब P का मान। लेकिन बेटा हमें P तो निकालना ही नहीं था, हमें तो सर निकालना था KP। तो चलो KP निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा KP, NO का दाब की घात 2 गुणित Br2 का दाब बटे बेटा NO Br का दाब और घात में कितना जाएगा 2। मान रखते हैं KP बराबर क्या होगा बेटा, यहां पर ये होगा सर, ये होगा इसका P अल्फा इंटू P अल्फा बाई 2 अपॉन P 1 माइनस अल्फा। इतना काम अपन ने कर लिया। अब क्या होगा बेटा, देखते हैं, ये P से P क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो ये होगा KP बराबर, यहां क्या होगा P अल्फा स्क्वायर बाई 2 1 माइनस अल्फा। तो चलिए बेटा वैल्यू रख देते हैं, P कितना रख दिया हमने, चाहो तो ये रख दो या बेटा यही रखते हैं 1.056 गुणित अल्फा स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर बटे क्या हो गया बेटा 2 गुणित 1 माइनस 1/3, ये आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब अपन करेंगे KP बराबर 1.056 गुणित 1 बटे कितना जाएगा बच्चों, 1/9 हो जाएगा ये। और इसको हल करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम में जो 3 आएगा, और बेटा 3 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना, 3 माइनस 1 2, 2 दूनी 4। अब बस कैंसिल करना है, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और ये हो जाएगा बेटा 4 एकम 4, 0.4 दूनी 8, बच गए 2, 4 छिंग 24, 4 चौके 16। अब यहां पर 3 से और भाग दे देंगे तो 0.0, 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24, ये आ गया बेटा KP का मान। तो इस तरीके के सवाल आपको JEE मेंस में और बेटा साथ ही साथ नीट के पेपर में मिल सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करिए। और भी बेटा अगर आप प्रैक्टिस के लिए चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप लोग देख सकते हैं, ओनली हिंदी मीडियम का टेलीग्राम चैनल है जिसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हम डालने वाले हैं, उनके थ्रू भी आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।